हेलो बच्चों, कल की क्लास में हमने निबिड़ संकुलन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। जब हम निबिड़ संकुलन पढ़ रहे थे तो द्विमीय निबिड़ संकुलित षटकोणीय परत के ऊपर हमने अवयवी कणों की दूसरी परत को रखा था, तो टेट्राहेड्रल व ऑक्टाहेड्रल दो प्रकार की वॉइड हमें प्राप्त हुई थी। आज का हमारा टॉपिक वॉइड ही है कि रिक्तियां क्या होती हैं और कौन कौन सी रिक्तियां क्रिस्टल जालक के अंदर बनती हैं। देखो, वॉइड या रिक्तियां, देखो वॉइड एक्चुअली हम वॉइडों को दो भागों में ही क्लासिफाई करते हैं इस चैप्टर के अंदर, टेट्राहेड्रल व ऑक्टाहेड्रल। लेकिन मेनली हम यहाँ पर वॉइड तीन चार प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणीय रिक्तियों की, ट्राइगोनल। अब ये त्रिकोणीय रिक्तियां बनती कैसे हैं? तो एक्चुअली क्या होता है, तीन गोले यानी तीन अवयवी कण 1, 2 एंड 3, ये तीन गोले जब आपस में रखे जाते हैं एक दूसरे से टच करके, तब इनके बीच में एक त्रिकोण लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये त्रिकोण लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम ट्राइगोनल वॉइड के नाम से जानते हैं या त्रिकोणीय रिक्ति के नाम से हम इसको जानते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन है ओनली, तीन गोलों की आपसी व्यवस्था से बनने वाली रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति के नाम से जानी जाती है। अब ये त्रिकोणीय रिक्ति क्या है, एक्चुअली दो तरीके से, जैसे एक ये वाली त्रिकोणीय रिक्ति हम देखें और एक इसी को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं आपके आगे। तो देखो, इसमें भी एक त्रिकोणीय रिक्ति ये बन रही है और इसमें एक त्रिकोणीय रिक्ति ये बन रही है। तो यदि मैं इस त्रिकोणीय रिक्ति को नीचे की ओर देखता हूं तो इसमें ये त्रिकोणीय रिक्ति ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार त्रिकोणीय रिक्तियां अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी दो प्रकार से हो जाती हैं। ठीक है, तो त्रिकोणीय रिक्ति एक सिंपल सा टॉपिक है, तीन अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से या तीन अवयवी कण जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान बनता है वो रिक्त स्थान ही त्रिकोणीय रिक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं नंबर 2 पर, चतुष्फलकीय रिक्तियां। नंबर 2 पर आती हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड। कि टेट्राहाइड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं? देखो, चतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या होता है कि मेरे पास एक अवयवी कण है, जो मैंने अभी किस में बनाए थे, त्रिकोणीय रिक्ति में बनाए थे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये त्रिकोणीय रिक्ति है, त्रिकोणीय रिक्ति यहां पर बन रही है। अब मान के चलो, आप स्वयं अंदाजा लगाओ कि तीन गोले रखे हुए हैं, 1, 2 और 3, इनके बीच में एक गड्ढा सा बनेगा, नहीं वॉइड बनेगी, उसके ऊपर मैं एक अवयवी कण रख देता हूं, तो इस वॉइड के ऊपर एक अवयवी कण समाहित हो सकता है और वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इस अरेंजमेंट को मैं थोड़ा सा साइड में आपको दिखाता हूं 3D बना के। देखो, एक अवयवी कण, दो अवयवी कण और ये तीसरा अवयवी कण। अब आप अंदाजा तो कुछ ऐसे लगाओ कि ये यूं रखा हुआ है और इसके बीच में यहाँ पर एक वॉइड बन रही है, त्रिकोणीय रिक्ति। अब इसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक अवयवी कण रख देता हूँ। यदि मैं इनके केंद्रों को मिलाता हूँ, देखो यहां से मैं अलग से और बना के बता देता हूं आपको, और इसका केंद्र ये हो जाएगा। यदि मैं इनके केंद्रों को आपस में मिला दूं, इसके केंद्र को इन तीनों से मिला देता हूं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चतुष्फलक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसमें 1, 2, 3 और ये कंप्लीट 4, 4 फेस होते हैं। तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, जब तीन अवयवी कणों से बनने वाली त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक अवयवी कण और रख दिया जाता है तो एक समचतुष्फलक का निर्माण होता है। चतुष्फलक का निर्माण होने के कारण इस प्रकार की रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। अब एक ध्यान देने की बात सबसे बड़ी क्या है कि ये जो तीन गोले रखे हुए हैं 1, 2, 3, इन तीन गोलों के ऊपर भी तो एक रिक्त स्थान बनता है और नीचे भी एक रिक्त स्थान बनता है। यदि ऊपर से, जैसे देखो ये मैंने ऊपर से अभी कण रखा है, तो नीचे से भी तो एक रिक्ति बन रही होगी।
यदि मैं इस नीचे एक और अवयवी कण रख दूं और इनके केंद्रों को भी इससे मैं मिलाऊं तो आप देखोगे एक चतुष्फलक नीचे की ओर भी बन जाता है और एक चतुष्फलक ऊपर बन रहा है, एक चतुष्फलक नीचे बन रहा है। और कल लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है वो दोगुनी होती है। तो 3 अवयवी कणों के ऊपर एक अवयवी कण, 3 के नीचे एक अवयवी कण, एक चतुष्फलक ऊपर बनता है, एक चतुष्फलक नीचे बनता है। इसलिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती भी दोगुनी है, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियां तल के ऊपर और तल के नीचे दोनों ओर बनती है। अभी मैं इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं? 3 अवयवी कणों के ऊपर एक अवयवी कण रखने से त्रिविम में चतुष्फलकीय लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और इसी को हम टेट्रागोनल वॉइड और टेट्राहाइड्रल वॉइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रिक्ति आती है हमारी नंबर 3 पर, ऑक्टाहाइड्रल रिक्ति, यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति। अब ये अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है? जैसे हमने ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनाई तो यहाँ पर केवल 3 अवयवी कण थे, यहाँ पर 4 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से बनी थी और ये 6 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से बनती है। अब ये 6 अवयवी कण रखे कैसे जाते हैं? देखो, 1 अवयवी कण, 2 अवयवी कण एंड 3 अवयवी कण। इसके ऊपर जस्ट अपोजिट में 3 अवयवी कण और रख दिए जाएं, जैसे 1 अवयवी कण, 2 अवयवी कण एंड 3 अवयवी कण। तो आप यहां पर देखोगे एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है। ध्यान से देखने पर आपको एक स्टार दिखाई यहां पर दे जाएगा। ठीक है, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर यदि बन रही है तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था वहां पर किसका निर्माण हो जाता है? एक ऑक्टाहाइड्रल का निर्माण हो जाता है। अब इस चित्र से हमें क्या डायरेक्ट ऑक्टाहाइड्रल दिखाई नहीं दे रहा, इसे हम थोड़ा सा सेपरेट करके देखते हैं। देखो, मेरे पास 3 अवयवी कण नीचे थे और 3 अवयवी कण ही अपोजिट साइड में ऊपर थे। इनके केंद्रों को यदि मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से इनके क्या बन जाएंगे? केंद्र यहाँ पर बन जाते हैं। और इनको मैं सेपरेट से भी बनाऊं तो एक ट्राइगोनल ऊपर, एक ट्राइगोनल नीचे की ओर, इनको मैं आपस में मिला देता हूं यहां से। तो इनको मिलाने पर देखो, इसको इन दोनों से मिला दिया जाए और इसको इन दोनों से यहां पर मिला दिया जाए तो आप देखोगे इसमें तो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया इसलिए दिखाई नहीं देगा, मैं इसमें समझाता हूं। देखो, यहां से ध्यान से देखना, ये बन चुका है एक फेस। ठीक है, ये बन चुका है 2 फेस, ये 3, ये 4। इसके अलावा पीछे से देखना, ये हो चुका है आपका 5वां। पहला ये वाला था, 5वां ये वाला है, दूसरा ये हो चुका है। अब मैं इस लाइन को डार्क कर रहा हूं, ये मेरा कौन सा हो चुका है? 6वां। एक इसको देखो आप, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 7वां, और एक पीछे की साइड भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, 8वां। तो 8 फेस लाइक स्ट्रक्चर बनी है तो इसको अष्टफलक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जब मैं 3 अवयवी कण नीचे और 3 अवयवी कण को ऊपर रख देता हूं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, यानी कि ये अवयवी कण ऊपर रखे हुए हैं, 3 अवयवी कण यूं नीचे रख दिए जाएं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस तरह से रखने पर उसके जो बीचों बीच का जो क्षेत्र है वहां पर एक ऑक्टाहाइड्रल का निर्माण होता है। इस कारण इसको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय रिक्ति के नाम से जाना जाता है। लैंग्वेज में एक लाइन की डेफिनेशन है ओनली कि 6 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से बनने वाली रिक्ति ऑक्टाहाइड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय रिक्ति के नाम से जानी जाती है। अष्टफलकीय रिक्ति के निर्माण के समय 3 अवयवी कणों के ऊपर 3 अवयवी कण जस्ट अपोजिट रखे जाते हैं और उनके बीच में जो रिक्ति बनती है वो रिक्ति ही क्या होती है? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है। ठीक है, इस तरह से ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का निर्माण इसमें हो जाता है। नेक्स्ट और 4 पर आती है आपकी घनीय रिक्ति, क्यूबिक वॉइड। ये जो घनीय रिक्ति होती है ये 8 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से बनती है। जब हमने
सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक बनाया था, सरल घनीय निबिड़ संकुलन बनाया था, तो वहां पर बनने वाली रिक्ति का नाम क्या था? घनीय रिक्ति। एक्चुअली 8 अवयवी कण कुछ इस प्रकार से अरेंज रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये 4 अवयवी कण और इसी के ऊपर 4 अवयवी कण इस तरह से अरेंज रहते हैं। अब ये 4 अवयवी कण नीचे से 4 अवयवी कण ऊपर से जब आपस में एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो वहां पर बनने वाली जो रिक्ति होती है वो रिक्ति कौन सी कहलाती है? घनीय रिक्ति कहलाती है। इनके केंद्रों को यदि मैं आपस में मिलाऊं तो एक सिंपल क्यूब का निर्माण हो जाता है जिसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होता है। ये कुछ इस तरह से होती है ये रिक्ति है। पीछे वाला गोला हमें दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर यदि मैं इनके केंद्रों को आपस में मिला देता हूं, एक गोला इसके पीछे होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक सिंपल क्यूब का निर्माण होता है और सिंपल क्यूब का निर्माण होने के कारण से सिंपल क्यूबिक वॉइड के नाम से ही जाना जाता है, घनीय रिक्ति के नाम से जाना जाता है। तो रिक्ति टॉपिक सिंपल टॉपिक है, यहाँ पर हम एक एक लाइन में इनको डिफाइन कर सकते हैं। त्रिकोणीय रिक्ति 3 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से बनने वाली रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। चतुष्फलकीय रिक्ति 4 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से बनने वाली रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है, जहां पर 3 अवयवी कणों के ऊपर एक अवयवी कण रखा जाता है और एक नीचे भी रखा जाता है। इसलिए चतुष्फलकीय रिक्ति तल के ऊपर भी बनती है और तल के नीचे भी बनती है, इस कारण ये रिक्ति संख्या में डबल होती हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्ति 6 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से बनने वाली रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है, जिसमें 3 अवयवी कण नीचे और 3 अवयवी कण जस्ट अपोजिट में रखे जाते हैं और उनके बीच में जो रिक्ति बनती है वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है। ये संख्या में इनसे आधी होती है या फिर ये संख्या में इनसे दोगुनी होती है। घनीय रिक्तियां 8 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से बनने वाली रिक्ति घनीय रिक्ति कहलाती है। तो 4 अवयवी कण नीचे और 4 अवयवी कण जस्ट ऊपर रखे रहते हैं, बीच में जो स्पेस बनता है वो कौन सा होता है? क्यूब बनता है, इसलिए इसका नाम क्यूबिक वॉइड दे दिया जाता है। अब हम एक बात डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, कि मैं ये बात कर रहा था यदि किसी क्रिस्टल जालक के अंदर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जो होती है उनकी संख्या यदि x है तो टेट्राहाइड्रल वॉइडों की संख्या 2x होगी, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है वो अष्टफलकीय रिक्तियों से जस्ट डबल होती है। अब इस बात को हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, इसे मैं आयनिक कंपाउंड में अलग से और समझाऊंगा, अभी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वॉइडों को समझाने के लिए मैं सीसीपी या एफसीसी क्रिस्टल जालक ले रहा हूँ और इसमें दोनों ही प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। देखो सीसीपी या फिर एफसीसी। अब इसकी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं टेट्राहाइड्रल वॉइड की बात करूंगा और फिर बात करेंगे अपन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की। ये टी यानी टेट्राहाइड्रल, ओ यानी ऑक्टाहाइड्रल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप समझ लें इनको। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। देखो ये डायग्राम यदि आपके समझ में आ जाते हैं तो पूरा टॉपिक आपके 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, इमेज करना है। देखो अब आप ध्यान से देखकर ये बताओ मेरे को कि चतुष्फलकीय रिक्ति के निर्माण के लिए कितने अवयवी कण चाहिए? हमें 4 अवयवी कण चाहिए। अब इस कमरे को ही अज्यूम करो आप, तो इस कमरे में एक कोना यहाँ पर है, एक कोना इधर हो जाएगा, एक इधर, एक इधर और सामने 4 इसी प्रकार 1 2 3 और 4, तो 8 कोने इस कमरे में उपस्थित हैं। अब इस कमरे में ध्यान से देखें हम, तो इस कोने से यदि मैं सामने वाले उस कोने तक एक लाइन यूं तिरछी खींच दूं यूं इस तरह से, तो इसे डायगोनल बोला जाता है। बॉडी डायगोनल यानी विकर्ण में से, बीच में से बॉडी को काटता हुआ केंद्र में से निकलेगा ये, ठीक है। अब ऐसे कितने डायगोनल बन सकते हैं? देखो इस कोने से उस कोने तक बन सकता है एक, तो जस्ट उल्टा कर दो, एक उस कोने से नीचे तक इधर बन जाएगा, तो 1 2 तो ये हो गए। इसी प्रकार इधर चलो, इस कोने से इस कोने तक नीचे 1 बन जाएगा और इसी प्रकार इसको उल्टा कर दो, एक उस कोने से इस कोने तक इधर बन जाएगा, तो 1 2 3 4 कितने डायगोनल बन सकते हैं? बॉडी डायगोनल। एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल का निर्माण हो जाता है। तो एक बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक हो जाएगा, दूसरा बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक हो जाएगा, तीसरा बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक हो जाएगा और चौथा बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये वाला बॉडी डायगोनल ये वाला होगा और ये यहां तक होगा।
तो कुल मिलाकर मैं इसमें दोबारा से बताता हूँ, एक बॉडी डायगोनल हमारा ये हो जाएगा, दूसरा बॉडी डायगोनल ये हो जाएगा, तीसरा बॉडी डायगोनल ये फ्रंट बैक साइड में है तो फ्रंट साइड में यहाँ तक आ जाएगा, और चौथा बॉडी डायगोनल ये फ्रंट में है तो बैक साइड में यहाँ तक चला जाएगा। तो इस प्रकार 4 बॉडी डायगोनल एक क्यूब के अंदर बन जाते हैं। अब मैं एफसीसी क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, तो देखो एफसीसी क्रिस्टल का मतलब क्या होगा, केंद्र में अवयवी कण होगा। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, केवल समझाने के पर्पस से उतना ही बनाऊंगा जिससे हमें समझ में आ जाए। अच्छा, फेस सेंटर्ड एफसीसी का मतलब क्या होता है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण फलक के प्रत्येक केंद्र में तथा प्रत्येक कोने पर उपस्थित होती है। प्रत्येक कोने पर अवयवी कण और प्रत्येक फलक के केंद्र में अवयवी कण हो। अब फेस कितने होते हैं, तो 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो मैंने ये इस कोने पर एक अवयवी कण ले लिया। यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या इस कोने पर एक अवयवी कण और होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा। अब ये कौन सा है, एक इरेज लिया मैंने कोई भी, ये इसका एक फेस है, इस फेस पर एक अवयवी कण केंद्र में बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित होगा, और इसका एक फेस ये है जिसमें एक अवयवी कण यहाँ पर बीचों बीच उपस्थित होगा। समझ में आ रहा है आपके अच्छी तरह से। एक कोने पर अवयवी कण ये लिया है मैंने, दूसरे कोने पर ये अवयवी कण है, ये ऊपर पूरा फेस है, फेस के सेंटर में अवयवी कण होगा, एफसीसी पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पर भी फेस के सेंटर में एक अवयवी कण होगा। अब आप ध्यान से देखोगे, यदि मैं इनको इस तरह से मिला दूं, ध्यान से देखना, तो क्या एक टेट्राहाइड्रल नहीं बन गया, बीच में एक चतुष्फलक का निर्माण नहीं हो गया, एक चतुष्फलक बीचों बीच बन चुका है। इसी प्रकार मैं नीचे आपको दिखाता हूं, तो देखो एक कोने पर एक अवयवी कण यहाँ पर होगा, एक अवयवी कण मैंने जस्ट उधर वाले कोने पर ले लिया। अब इस वाले फेस में बीचों बीच एक अवयवी कण यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, और एक अवयवी कण इस फेस पर हो जाएगा। अब यदि मैं इनको भी मिलाऊं, ध्यान से देखना, एक इस कोने पर अवयवी कण, एक इस कोने पर अवयवी कण, इस फेस का ये अवयवी कण और इस फेस का एक अवयवी कण ये है। इनको भी मैं आपस में यदि मिला देता हूं तो हमारे पास एक किसका निर्माण हो जाता है, नीचे भी हमें एक टेट्राहेड्रल मिल जाता है। तो अब आप एक बात बताइए, बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ तक है, ये कौन सा बॉडी डायगोनल है, देखना। यदि ये वाली दीवार है, ये वाली जो ये वाला फेस है, ये यही है बोर्ड वाला, तो ये वाला फेस कौन सा होगा, जस्ट सामने वाला। ये वाला फेस है तो इसके सामने वाला फेस है, तो ये वाला कोना तो मैंने ये वाला उठा लिया, देखो ये वाला, ध्यान देना, ये वाला। ठीक है, तो इसके सामने वाली दीवार पर ये कोना नीचे वाला आ रहा है, मतलब ये एक कोना ये है और एक कोना ये हो जाएगा, और यहां से यहां तक मैं एक विकर्ण खींच रहा हूं, देखना ध्यान से, बॉडी डायगोनल ये इस तरह से आ रहा है, ये वाला बॉडी डायगोनल इससे लेकर इस तक, यानी कि कुछ इस तरह से एक बॉडी डायगोनल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसमें एक अवयवी कण स्तन पर था, एक अवयवी कण ये था, एक फेस पर यहाँ पे अवयवी कण था, एक इधर अवयवी कण था, इनको मैंने आपस में मिलाया तो एक टेट्राहाइड्रल इधर बना। इसी प्रकार एक अवयवी कण यहाँ पर है, एक अवयवी कण इधर है, एक फेस पर इधर अवयवी कण, एक फेस पर इधर अवयवी कण, इनको भी मैंने आपस में मिला दिया तो एक टेट्राहाइड्रल नीचे मिल गया। तो अब आप मेरे को स्वयं बताइए कि एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहाइड्रल बॉयड उपस्थित होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहाइड्रल बॉयड उपस्थित हैं, और टोटल कितने बॉडी डायगोनल उपस्थित है एक क्यूब के अंदर, तो मैंने अभी आपको गिनाई दिया था, देखो एक ये हो जाएगा, एक नीचे से चलना, एक ये हो जाएगा, 2 तो यही हो गए। अब इधर आओ आप, एक उधर से नीचे तक ये हो जाएगा, और एक उल्टा कर दो, ऊपर से एक ये नीचे तक ये हो जाएगा। तो 4 बॉडी डायगोनल, एक पर 2 टेट्राहाइड्रल बॉयड, तो 4 पर 8 टेट्राहाइड्रल बॉयड हो जाएंगे। तो एक विकर्ण पर कितने हैं, 2 टेट्राहाइड्रल बॉयड है, और टोटल विकर्ण कितने हैं, 4। तो मेरे पास टोटल टेट्राहाइड्रल बॉयड कितने हो जाएंगे, 8। यानी कि एक एफसीसी के अंदर मेरे पास टेट्राहाइड्रल बॉयड जो होते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब मैं यहां पर चलता हूं ऑक्टाहाइड्रल की तरफ। तो ऑक्टाहाइड्रल बॉयड क्या होती है, देखो मैं फिर से एफसीसी बनाता हूं, आप ध्यान देना, देखना ध्यान से, ये मेरे पास एक फिर से एफसीसी क्रिस्टल है। अब इस एफसीसी क्रिस्टल में आप ध्यान देना, 6 फलक वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ऑक्टाहाइड्रल कहलाती है, सॉरी
6 अवयवी कणों से मिलकर बनने वाली जो रिक्ति होती है वो क्या कहलाती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। अब आप ध्यान देना कि क्या इस फेस पर एक अवयवी कण होगा? बिल्कुल होगा। एक इस फेस पर अवयवी कण केंद्र में, एक यहाँ पर अवयवी कण, एक यहाँ पर, एक पीछे वाले फेस के केंद्र में अवयवी कण और एक फ्रंट वाले फेस के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होगा। अब आप स्वयं अंदाजा करिए कि आप यहां पर बैठे हो, इस जगह पर आप बैठे हो, यानी कि इस कमरे के बिल्कुल केंद्र में आप बैठे हो इस जगह पर। अब आप जस्ट सामने देखो, यानी कि सामने उस दीवार का केंद्र होगा। यदि आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हो बीचों बीच हवा में, तो आपके बिल्कुल सामने एक अवयवी कण है फेस पर। कमरे को आप एक क्यूब मान लो, तो एक आपके सामने क्यूब होगा। जस्ट आपके पीछे एक क्या होगा? केंद्र होगा जिसमें अवयवी कण है। एक इस वाली दीवार में आपके सामने एक अवयवी कण होगा, एक इसमें होगा, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे 6 अवयवी कण उपस्थित है और आप बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में बैठे हुए हो। अब आप देखोगे अवयवी कण कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। और 6 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था से जो रिक्ति बनेगी वो कौन सी कहलाएगी? ऑक्टाहेड्रल रिक्ति कहलाएगी। तो इसका मतलब ये आप बैठे हो बीचों बीच में, ये जो स्थान है ये कौन सा स्थान होगा मेरे पास? एक अष्टफलकीय रिक्ति यहां पर उपस्थित हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, ये स्थान कौन सा हो जाएगा? ये बीचों बीच वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर उपस्थित हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा इमेज करो कि अब आप इस जगह पर बैठे हुए हो, इस जगह पर कोई अवयवी का नहीं है, आप बैठे हुए हो इस जगह पर। तो ध्यान से देखना, यदि मैं इधर से इधर की ओर जाऊंगा तो मेरे को एक अवयवी कण यहाँ पर रखा होगा कोने पर। इधर से इधर जाऊंगा तो एक अवयवी कण यहाँ पर रखा हुआ होगा। इधर से मैं इस ओर आऊंगा तो इस फेस पर आ रहा हूं मैं, इस पूरी दीवार पर आगे की ओर, तो इस पूरे फलक के केंद्र में एक अवयवी कण उपस्थित होगा मेरे पास। इसको यदि मैं पीछे टच कर दूं किसी और से, यानी कि एक और क्रिस्टल इसके पीछे की साइड में बना देता हूं, तो इस फलक के पीछे वाला क्रिस्टल जो होगा उसके फलक के केंद्र में भी एक अवयवी कण होगा और इस पर भी एक अवयवी कण होगा। तो प्रत्येक 6 केंद्रों पर एक एक अवयवी कण होगा। यदि पीछे भी कोई एक कोशिका उससे अटैच है तो मैं इधर से इधर और जाऊं, ध्यान से देखना, तो इधर भी मेरे को अवयवी कण मिलेगा। देखो, इधर जाने पर अवयवी कण, इधर जाने पर अवयवी कण, यहां जाने पर अवयवी कण, इधर जाने पर अवयवी कण। अब आप ध्यान से समझना, मान के चलो ये यूनिट सेल और ऊपर तक भी बनी हुई होती, आगे तक इस तरह से और बनी हुई होती है। ध्यान से देखना, इस तरह से ऊपर तक और ये बनी हुई होती, तो मैंने ये 4 यूनिट सेल आपस में क्या कर दी? अटैच कर दी। तो आप ध्यान से देखना, इधर जाने पर अवयवी कण, इधर जाने पर अवयवी कण, इधर जाने पर अवयवी कण, इधर जाने पर अवयवी कण। और जैसे ही मैं यहां से नीचे की ओर जाऊंगा तो नीचे जाने पर ये अवयवी कण जो इस पूरे फेस का केंद्र है, जहां पर फलक पर रखा हुआ है, इसको चलो मैं यहां रख देता हूं समझाने के पर्पज से, इसके केंद्र हो गया ये, तो यहां पर अवयवी कण। और जैसे ही मैं इधर जाऊंगा तो ये जो मेरे पास फेस है, ये जो मेरे पास फेस है, इसके केंद्र में भी एक अवयवी कण होगा, वो भी मिलेगा। तो एक बात बताओ, यदि आप वहां पर एक किनारे पर बैठ के केंद्र पर बैठे हुए हो, तो मैं इधर आ रहा हूं तो अवयवी कण, इधर जा रहा हूं तो अवयवी कण, ऊपर अवयवी कण, नीचे अवयवी कण, इधर अवयवी कण, इधर अवयवी कण। तो कहने का मतलब, यदि आप किसी किनारे के केंद्र पर बैठे हुए हो तो भी आपको 6 अवयवी कण ही मिलते हैं। और यदि ये 6 अवयवी कणों की आपसी व्यवस्था कर दी जाए तो कौन सी वॉइड बनेगी? अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। तो इसका मतलब एक किनारे पर, देखो ध्यान से, यहां पर टोटल किनारे कितने? 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 एंड 8, 9 10 11 12। तो टोटल 12 किनारे उपस्थित हैं। कितने किनारे उपस्थित हैं? टोटल 12 किनारे उपस्थित हैं। और प्रत्येक किनारे पर एक अष्टफलकीय क्या उपस्थित है? रिक्ति। एक अष्टफलकीय रिक्ति उपस्थित है। कहां पर? प्रत्येक किनारे पर। अच्छा, किनारे का हिस्सा कितना होता है? यदि मैं यहां पर एक अवयवी कण रख दूं इस जगह पर जहां पर आप बैठे हुए हो, तो आप कितने कमरों में बढ़ जाओगे? देखो, थोड़ा सा पोर्शन आपका इस कमरे में आएगा, थोड़ा सा इस कमरे में आएगा। जब 2 नीचे वाले पर आ रहा है तो 2 ऊपर वालों में भी तो जा रहा है, तो 4 जगह बढ़ गए।
तो किनारे पर यदि कोई अवयवी कण रखा हुआ है तो उसका हिस्सा कितना होता है, 1/4 होता है। तो टोटल 12 किनारे, एक किनारे पर एक अष्टफलकीय रिक्ति, प्रत्येक रिक्ति का 1/4 एक को मिलेगा, तो टोटल 12 तो मेरे पास क्या हो चुके हैं रिक्तियां। एक किनारे पर हिस्सा कितना होता है 1/4, कितना आ जाएगा ये 3। तो टोटल किनारों पर यदि मैं काउंट करूं तो एक एफसीसी क्रिस्टल को किनारों की सभी रिक्तियों का यानी टोटल 12 रिक्तियों का, केवल जो 12 रिक्तियों उनमें से 3 रिक्ति एक एकक कोष्टिकाओं को मिली, क्योंकि किनारे का हिस्सा 1/4 होता है। अब एक किनारा 4 में बट गया तो उसका 1/4 एक के बट में आया, तो टोटल 12 किनारे, 12 किनारों में से प्रत्येक का 1/4 मिलाकर मेरे पास 3 अष्टफलकीय रिक्तियां तो किनारों से मिल गई मेरे को। और एक केंद्र जो होता है, केंद्र का हिस्सा आपको पता है 1/1 पहले निकाल चुके हम। तो टोटल रिक्तियां मेरे पास 3 तो कहां से आ गई किनारों से, प्लस एक कहां से आ गई केंद्र से, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 4। तो अब आप ध्यान दोगे कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या एक क्रिस्टल के अंदर कितनी आई 4, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी आई 8। तो अब यहां से सिद्ध हो चुका है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या से आधी होती है, या फिर उल्टा बोलो, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या से 2 गुनी होती है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर x चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2x। अच्छा, एक चीज और दे सकते हैं हम, अवयवी कणों की संख्या। क्या मतलब है इस अवयवी कणों की संख्या से? तो देखो, कौन सा क्रिस्टल पढ़ रहे थे हम, एफसीसी, और एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 4। तो 4 अवयवी कण, 4 ऑक्टाहाइड्रल और 8 टेट्राहाइड्रल। तो मैं यहां पर भी क्या कह दूंगा x। यदि अवयवी कणों की संख्या x है तो उसी के बराबर अष्टफलकीय होती है तो वो भी x, और चतुष्फलकीय दुगनी होती है तो 2x। और ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज जो मैंने आपको सिखाई है ये किसी किताब में इस तरह से नहीं मिलेगी, ये केवल आपको इमेज करना है और समझना है किस तरह से हुआ। ये मैं तुम्हें आयनिक क्रिस्टल जब पढ़ेंगे हम तो उस समय भी इस बातों को और डिटेल में बताऊंगा। रिक्तियों के बाद अब बात आती है एकक कोष्टिका के घनत्व की या विमा संबंधी गणनाओं की। जब एकक कोष्टिका के विमा संबंधी गणनाएं की जाती हैं तो उसके द्वारा यूनिट सेल की डेंसिटी को निकाला जा सकता है, उसके द्रव्यमान को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी भुजा की लंबाई कैलकुलेट की जा सकती है, उसकी नेचर या प्रकृति बताई जा सकती है। तो हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टॉपिक है हमारा एकक कोष्टिका का घनत्व या विमा संबंधी गणना है। देखो, एक्चुअली घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अब एक बात, द्रव्यमान और आयतन, जैसे मैं एक एकक कोष्टिका यहां पर आपके आगे बना देता हूं तो आप ध्यान से देखना। ये जो यूनिट सेल है ये एक इमेजिनरी डॉट्स जो होते हैं, बिंदु जो होते हैं, उनको त्रिबिंब आकाश में बनाकर लाइनों से मिलाया जाता है। और लाइनों से जब इनको मिलाया जाता है तो जो चीज इमेज की है, जो चीज काल्पनिक है, उसका तो कोई द्रव्यमान होगा नहीं, ना तो इन लाइनों का द्रव्यमान होगा ना इन डॉट्स का द्रव्यमान होगा। तो एक्चुअली द्रव्यमान होता किसका है? द्रव्यमान की बात यहाँ पर किसकी की जाती है? तो इसके अंदर जो एटम्स भरे जाएंगे, जो एटम इसके अंदर भरे रहेंगे, अणु, परमाणु या अवयवी कण कोई भी इसके अंदर होगा, उसके द्रव्यमान की हम यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान हम कैसे कैलकुलेट करें? नेक्स्ट बात, आयतन। आयतन की बात किसकी करते हैं? देखो, ये मेरे पास एक सिंपल सेंटर्ड क्यूब है, या इस चैप्टर में हम जो पढ़ते हैं तो सभी सरल प्रकार की एकक कोष्टिकाओं की बात की जाती है। सरल प्रकार की एकक कोष्टिकाओं से मतलब क्या है मेरा यहाँ पर?
ए बराबर बी बराबर सी अक्षीय लंबाई और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इस चीज की बात पूरे चैप्टर में की जाती है। ठीक है, अब यदि इस चीज के बारे में बात की जाएगी तो यहां पर जब ए बी और सी यानी कि ये लंबाइयां आपस में बराबर होंगी तो इस सिचुएशन में मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि ये लंबाइयां बराबर हैं, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई ए, ये लंबाई भी ए हो सकती है, इस लंबाई को भी मैं ए मान सकता हूं। तो प्रत्येक भुजा सेम हो जाएगी और प्रत्येक भुजा यदि समान हो जाएगी तो यहाँ पर एकक कोष्टिका का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। हालांकि 12th स्टैंडर्ड पर यदि देखा जाए तो वॉल्यूम ए क्यूब ही होगा, लेकिन मान के चलो हमें इस प्रकार की यूनिट सेल ना देकर हमें दे देता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो इस पोजीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि भुजा क्यूब लेने की बजाय ए इंटू बी इंटू सी करके वॉल्यूम निकालना होगा, लेकिन हमें 12th स्टैंडर्ड पर ए क्यूब मानकर काम चल जाएगा। नेक्स्ट बात, वॉल्यूम तो मेरे पास आ चुका है, अब बात है द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान कैसे निकाल सकता हूं मैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो आप थोड़ा सा इमेज करना है कि मेरे पास एक दीवार है और इस दीवार में बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं किसी भी प्रकार से, और मैं यहाँ पर कह देता हूं कि प्रत्येक ईंट जो यहाँ पर लगी हुई है वो बिल्कुल बराबर की है, यानी चाहे इस ईंट को निकाला जाए, चाहे इस पोर्शन को निकाला जाए, इस पोर्शन को, ये बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसमें से किसी भी ब्लॉक को निकालें तो बराबर वजन का है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस कंप्लीट जो मेरे पास बॉल है या कंप्लीट जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसका वेट है मेरे पास 500 केजी, मैं आपसे ये कह देता हूं। और फिर मैं कहता हूं कि एक ब्लॉक जो मेरे पास है इसका वेट है 10 केजी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, कितने ब्लॉक इसमें उपस्थित है, तो आप क्या करोगे, 500 में 10 का भाग दे दोगे और नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहां पर कैलकुलेट कर लोगे। तो इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, मेरे को ये किसी भी प्रकार की एकक कोष्टिका हो, चाहे ये एससीसी प्रकार की हो घनीय, या फिर ये बीसीसी प्रकार की हो, चाहे एफसीसी प्रकार की हो, चाहे ईसीसी प्रकार की हो, मेरे को इन ब्लॉक्सों की संख्या यहाँ पर पता है कि इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं, अभी कणों की संख्या 1, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 2, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 4 और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 2। ये लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं इन बातों को डिटेल में काफी, तो हमने वहां पर ये अवयवी कणों की संख्या इनमें निकाल ली थी। तो मेरे को ये पता है कि यदि मैं एससीसी प्रकार की एकक कोष्टिका को निकालूंगा तो हमारे पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब मुझे ये पता चल चुका है कि इनमें अवयवी कणों की संख्या इतनी है। अब मुझे ये पता चल जाए कि एक अवयवी कण का द्रव्यमान कितना है, तो मैं कंप्लीट इसका द्रव्यमान निकाल लूंगा या नहीं निकाल लूंगा, कि मेरे को ये पता है कि इसमें अवयवी कणों की संख्या है मान के चलो 10, इस पूरे बॉक्स में अवयवी कणों की संख्या कितनी है 10, और मेरे को एक का पता चल जाए कि एक जो बॉक्स है वो 50 केजी का है, तो मैं क्या करूंगा 10 को 50 से मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा 500 केजी। तो इस पूरे बॉक्स का वजन मेरे को पता चल गया, द्रव्यमान कितना हो गया 500। तो अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा उसने एससीसी प्रकार की एकक कोष्टिका है, तो मेरे को ये पता है कि उसमें एक अवयवी कण है। अब मुझे उस अवयवी कण का द्रव्यमान पता हो तो मैं उस द्रव्यमान को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पूरे एससीसी का द्रव्यमान आ जाएगा, नहीं आएगा। यदि मेरे पास बीसीसी प्रकार की एकक कोष्टिका, ये क्वेश्चन में लिख कर देगा वो हमें, तो मुझे पता है उसमें 2 ही अवयवी कण होते हैं। यदि मुझे उसके एक अवयवी कण का द्रव्यमान पता है तो उसको द्रव्यमान को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास बीसीसी आ जाएगी। यदि द्रव्यमान को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा एफसीसी आ जाएगी और 2 से ईसीसी आ जाएगी। तो बीसीसी और ईसीसी में से और एफसीसी और एससीसी में से हमें वो लिखकर देता है। ठीक है, तो इसको अपन यूज करते हैं द्रव्यमान निकालने के लिए। तो एक्चुअली हम कैसे निकालेंगे, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, एक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या
और उस एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या में ऑलरेडी आती है। एससीसी है तो 1, बीसीसी है तो 2, एफसीसी है तो 4 और ईसीसी है तो 2 इनटू एक अवयवी कण का द्रव्यमान। एक अवयवी कण का द्रव्यमान। अब मेन प्रॉब्लम तो ये आ गई कि ये तो मुझे पता है लेकिन इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो एक्चुअली कभी भी द्रव्यमान की बात की जाती है तो वो मोलर मास होता है। कौन सा मास होता है? मोलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान होता है, मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, यानी कि और 1 मोल कितना होता है? 6.022 गुना 10 की घात 23 एटम इनटू एक एटम का द्रव्यमान। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, या 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान, या 1 मोल आयनों का द्रव्यमान। तो मुझे यहां पर 1 मोल का नहीं चाहिए, मुझे 1 एटम का द्रव्यमान चाहिए, एक अवयवी कण का द्रव्यमान चाहिए। तो एक अवयवी कण का द्रव्यमान यदि मैं निकालूंगा तो इस संख्या का भाग मैं इसमें दे दूंगा। कैसे? इस संख्या को शॉर्ट में एक नाम से जाना जाता है, अवोगाद्रो संख्या, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो एक एटम या एक अवयवी कण का द्रव्यमान यदि मेरे को निकालना है तो क्या करूंगा मैं? जो मेरे पास मोलर मास होगा, यानी कि कुल आणविक द्रव्यमान होगा, उस आणविक द्रव्यमान को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दूं, इस आणविक द्रव्यमान को, और उसमें भाग दे दूंगा किसका? अवोगाद्रो संख्या का, Na का। ठीक है। जैसे ही मैं Na का भाग दूंगा, अब मेरे पास ये संख्या का मैंने यहां पर भाग दे दिया तो एक एटम का द्रव्यमान मेरे पास निकल के आ चुका है। अब आप खुद देखो, सबसे पहले मेरे पास अवयवी कण का द्रव्यमान है, इसका एक अवयवी कण का। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या मेरे पास है, जिसको मैंने Z से रिप्रेजेंट किया था। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? Z के नाम से जानते हैं, ठीक है। Z इंटू M अपॉन Na, ये मेरे पास क्या आ चुका है? द्रव्यमान। और आयतन मैंने पहले ही निकाल लिया, क्या? A3। तो और डेंसिटी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? D। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान मींस ये द्रव्यमान का मतलब एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी कि Z इंटू एक अवयवी कण का द्रव्यमान। और एक अवयवी कण का द्रव्यमान क्या होता है? M अपॉन Na। तो M अपॉन में क्या आ जाएगा? Na इंटू अपॉन में आयतन और है, और आयतन क्या हो जाएगा? A3। तो इस तरह से यहाँ पर घनत्व संबंधी गणनाएं हो जाती हैं। तो मैं डेंसिटी निकाल सकता हूं, अवयवी कण की संख्या निकाल सकता हूं, उसका मोलर मास यानी द्रव्यमान निकाल सकता हूं, भुजा की लंबाई निकाल सकता हूं। अवोगाद्रो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Z क्या हो जाएगा? अवयवी कणों की संख्या। M क्या हो जाएगा? M हो जाएगा मोलर मास उस एकक कोष्टिका का कंप्लीट, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा अब एकक कोष्टिका का आयतन, और Na क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या। तो इस तरह से मैं घनत्व संबंधी गणनाएं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। 1 नंबर का क्वेश्चन 12th बोर्ड में पूछा जा सकता है। डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है? Z इंटू M अपॉन A3 इंटू Na। और इस तरह से किसी भी यूनिट सेल का घनत्व यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने रिक्तियों के बारे में जाना था, किस प्रकार एकक कोष्टिका की विमा संबंधी गणनाएं की जाती है ये हमने जान लिया, किस प्रकार चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों से डबल हो जाती है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।